हमारे चैनल में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स क्लास 10 का। तो आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। √2 रहेगा, √5 रहेगा, √7, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसी विधि से बनाना। क्या सिद्ध करना है कि √7 एक अपरिमेय, √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करना है। तो एक बात होता है, संख्या दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या दो ही प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। या क्या होगा? दोनों में से कोई एक होता है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर दो ही टाइप का होता है, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। यह क्वेश्चन करा दो को √2 को प्रूव करना है कि अपरिमेय है। क्या है? अगर इसको हम ये प्रूव कर दे कि ये परिमेय नहीं है तो अपरिमेय ही ना होगा। कोई भी वस्तु A B है, अब बोलेंगे वो वस्तु क्या A नहीं है तो B ही ना होगा। या तो यह डायरेक्ट हम लोग सिद्ध कर देंगे कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो यह सिद्ध कर सकते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो ये हमको दिखाना है कि वो जो अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। वो क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या माने हैं कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है। परिमेय संख्या किस रूप में रहता है? p/q के रूप में। तो √2 बराबर क्या है? इसका मतलब ये p/q के रूप में क्या है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? √2q हो जाएगा। और p जब 1 से गुना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा p √2q बराबर p। अब यहाँ पे जो है pq क्या कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होगा। q बराबर क्या रीजन? q बराबर 0 नहीं होने का, यदि कोई भी संख्या नीचे अगर 0 हो गया तो इन्फिनिटी को शो कर देता है, यानी इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है। अनंत कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है इसका मान। इसीलिए कभी भी नीचे वाला संख्या 0 नहीं होगा, इसीलिए q बराबर इसमें 0 नहीं होगा। कोई भी परिमेय संख्या का नीचे वाला भाग 0 नहीं हो सकता है, 1 रहेगा। क्या रहेगा? कुछ नहीं तो 1 रहेगा। तो इसीलिए कि pq पूर्णांक है, पूर्णांक में 0 आता है, इसीलिए हम लिख दें q बराबर 0 नहीं है। q बराबर 0 नहीं है। तब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे √2q का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, तो ये √2 का स्क्वायर 2 होता है और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? q² बराबर p² बराबर क्या हो जाएगा? p²। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p² बराबर 2q²। इसको मान सकते हैं समीकरण 1, इसको मान सकते हैं, इसी को नहीं मानेंगे। तो इसको हम सिर्फ पलट दिए, p² बराबर 2q², 2q²। इसको हम लोग मान लिए समीकरण 1। अब एक बात ध्यान से देखना, p² बराबर क्या है? ये लिखा हुआ p² बराबर 2q², मतलब q गुना q लिख सकते हैं, q गुना। अगर कोई भी देखो ये p² का गुणनखंड है, p² का गुणनखंड जिस प्रकार 6 बराबर क्या लिख सकते हैं? 12 बराबर, 12 बराबर अगर लिखे हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या 12 का, ये दोनों ये सब तो गुणनखंड ही ना है। ये क्या? अच्छा, जब भी गुणनखंड होता है तो क्या इससे ये डिवाइड होगा? होता है। और ये क्या 3 से ये डिवाइड होगा? होगा। इसका मतलब जो भी संख्या है उसका अगर गुणनखंड किए तो जितना भी गुणनखंड में संख्या आता है उससे वो संख्या डिवाइड होता है, पूर्ण रूप से डिवाइड होता है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ p² का गुणनखंड क्या होगा? 2 × q × q। इसका मतलब 2 से भी ये डिवाइड होगा p², q से भी p² डिवाइड होगा और q से भी q² डिवाइड होगा। ये तो हो गया q² का बात। अब एक बात ध्यान से देखो, जैसे हम लोग करेंगे यदि 6 का स्क्वायर किए, क्या किए? 6 का स्क्वायर किए तो क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 6 होता है, इसका स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे ना? हाँ या ना बोलो? तो क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिखो। अब 6 का लिखेंगे अगर गुणनखंड तो क्या आएगा? 2 गुना 3 आएगा। एक बात ध्यान से देखो, अगर कोई भी संख्या इसके गुणनखंड में 6² के गुणनखंड में क्या आ रहा है? 2 3 आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, उससे मतलब नहीं 2 3 आ रहा है कि नहीं?
इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 से ये 6 का स्क्वायर कटेगा कि नहीं? कटेगा। अब 6 में देखते हैं, 6 में भी क्या आ रहा, 2 और 3 आ रहा, भले इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन इसमें एक बार। अब क्या ये दोनों 2 अलग अलग, 2 तो 2 ही ना होता, एक बार लिखेंगे कि 2 बार लिखेंगे? यहाँ गुणनखंड में 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये 2 गुना 2 4 से भी डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? ये 6 का स्क्वायर 4 से भी कट जाएगा, ये 9 से भी कट जाएगा, लेकिन हमको 4 6 से मतलब नहीं। यहाँ देखो 2 से तो कट रहा है ना, 2 से ये कटेगा। अब देखो 2 से क्या 6 भी कटेगा? हम यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई संख्या से अगर किसी संख्या का स्क्वायर करता है, किसी संख्या का स्क्वायर अगर करता है, तो उस संख्या से वो संख्या भी करता है। संख्या का स्क्वायर तो कटेगा ही, वो संख्या भी कटेगा, वो संख्या भी क्या होगा? विभाजित होगा। ये एक थ्योरम है, ये क्या है? प्रमेय है। अगर पी स्क्वायर को कोई भी संख्या विभाजित कर रहा, माने कि 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 जो है ना पी को भी विभाजित करेगा। 5 किसको विभाजित करेगा? पी को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। यही होता है प्रमेय। प्रमेय क्या होता है? कोई भी संख्या अगर किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। यानी पी स्क्वायर को अगर क्यू काट रहा है, तो पी को भी क्यू काटेगा। जिस प्रकार 6 के स्क्वायर को 2 काट रहा है, उसी प्रकार 6 को भी 2 काटता है। उसी प्रकार पी स्क्वायर को अगर कोई संख्या काट रहा है, यानी विभाजित कर रहा है, यानी यह भी कह सकते हैं, अगर पी स्क्वायर की गुणनखंड में अगर मौजूद है क्यू, अब एगो है 2 गो से मतलब नहीं है, पी स्क्वायर के गुणनखंड में क्यू मौजूद है, 2 मौजूद है, तो पी में भी 2 मौजूद रहेगा। एक बार रहे कि 2 बार रहे वो फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार 6 के स्क्वायर में 2 मौजूद है, गुणनखंड में क्या मौजूद है? 2, 3 भी मौजूद है, तो इसके गुणन 6 इसका स्क्वायर में ना, तो 6 में भी वो संख्या मौजूद रहेगा, 6 में भी वो संख्या मौजूद रहेगा। ये प्रमेय है एक। तो क्या इसका मतलब देखो, पी स्क्वायर के गुणनखंड में क्या मौजूद है? 2 मौजूद है। पी स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 2 मौजूद है, 2 शामिल है, मौजूद है, शामिल है की बात है। इसीलिए पी के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 होगा। या हम लोग यह भी लिख सकते हैं एक लैंग्वेज कि पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, इसीलिए पी को भी 2 विभाजित करेगा। वही मतलब हुआ। अरे यहाँ मतलब यही ना, 6 बराबर अगर 2 गुना 3 लिखते हैं, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि 2 से 6 कट रहा है, यानी विभाजित। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, या पी स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है। तो ये अभाज्य गुणनखंड हुआ कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या? अभाज्य संख्या आना चाहिए, तो 2 के अभाज्य गुणनखंड में आ रहा ना, तो वही बात, दोनों बात लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही अभी हम जो समझा है, तो अगर पी स्क्वायर में मौजूद है, इसका मतलब पी के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 होगा। यहाँ तक उतारो पहले। तो पी स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया? 2 आ गया। अब ये समीकरण 1 है, इसमें Q का वैल्यू पुट कर देंगे। किसका वैल्यू पुट कर देंगे? P की जगह कोई वैल्यू रख देंगे, 2B रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 2B। तथा P का मान समीकरण 1 में रख देंगे। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, तो P की जगह क्या रख देंगे? 2B। 2B का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2Q स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4B स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। कितना टाइम्स में कट जाएगा? 2 बार में। इसको जब पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर बराबर 2B स्क्वायर, 2B स्क्वायर आ गया। अब ध्यान देखो, वही लॉजिक क्या था? Q स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है, Q स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड में। उसी प्रकार देखो, Q स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है, तो Q में भी क्या होगा? 2 शामिल होगा। Q में भी क्या होगा? 2 शामिल होगा। तो वही बात, Q स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है, तो इसीलिए क्या होगा? Q में भी
2 शामिल होगा, 2 क्या होगा, शामिल होगा। अरे बात गौर से देखो, जब भी परिमेय संख्या होगा, जब भी परिमेय संख्या होगा ना, तो उसका जो परिमेय करेंगे, जैसे कि कोई भी परिमेय संख्या 2/3, कोई भी परिमेय संख्या ले 2/3, तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 1, 3 गुना 1। इसमें ना कोई एक को छोड़ के कोई ना कॉमन संख्या नहीं होता, मतलब इसके आवाज गुणनखंड में कोई भी 2, एक छोड़ के, ये छोड़ के कोई भी समान संख्या नहीं मिलेगा, कोई भी 2 समान संख्या नहीं मिलेगा, किसको छोड़ के, सिर्फ एक को छोड़कर। तो यहाँ पे दोनों देखो, P में भी 2 आ रहा था और Q में भी आवाज गुणनखंड में क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। P में भी आ रहा था और Q में भी 2 आ रहा था। तो 2 किस में था, P² के गुणनखंड में भी था, P में भी था और Q में था, अर्थात अतः P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब दोनों में आया तो उभयनिष्ठ हुआ ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। लेकिन जब भी परिमेय संख्या होती है उसमें को एक के अलावा कोई और ना गुणनखंड नहीं होता, उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या विरोधाभास है, ये क्या विरोधाभास, मतलब कि ये विरोध कर रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, यह विरोध क्या कर रहा है कि परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या माने थे, √2 एक परिमेय संख्या, यह मान्यता क्या है, गलत हो गया। क्यों, अगर परिमेय संख्या होता तो एक के अलावा कोई और संख्या उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, एक के अलावा, एक मतलब एक संख्या वाला एक, ठीक है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, इसीलिए हम जो माने थे वो मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया कि √2 क्या एक परिमेय संख्या हम लोग माने थे ना, यह क्या हो गया, गलत हो गया। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या मान्यता गलत हो गया ना, तो जब भी परिमेय नहीं होगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय, अर्थात √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर क्या रहेगा, इसी तरह √5 रहेगा, √7 रहेगा, तो हम लोग आसानी से इसी विधि से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं।